क्या ईरान को पता नहीं चला कि उसके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर पावर प्लांट के भीतर मोसाद के एजेंट हैं? मोसाद के एजेंट आखिरकार फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर कैसे घुसे, वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार कैसे घुस गए? ऐसा लग रहा है कि दुनिया से टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी एक लड़ाई बंद नहीं हुई थी कि दूसरी शुरू हो गई। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये केवल और केवल इजराइल की तरफ से एक बड़ा दावा है जो हकीकत से कोसों दूर है? इन तमाम सवालों के जवाब के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। आज मैं जो मुद्दा लेकर आपके सामने आया हूं वो बेहद गंभीर और बहुत हद तक खतरनाक भी है। और वो मामला क्या है, इसे आप भी जानिए। दरअसल इजराइल के मोसाद के चीफ ने यह दावा किया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्लांट फोर्दो में मोसाद के एजेंट कई बार घूम कर आए हैं और उसके बाद उस पर अटैक किया गया। तो सबसे पहले शुरुआत इस बात की करते हैं कि इजराइल की तरफ से दावा क्या किया गया है। इजराइल की तरफ से इजराइल की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसका नाम है मोसाद। और मोसाद के चीफ योसी कोहेन, जो कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए हैं, उन्होंने इजराइल में एक कार्यक्रम में अभी कहा है कि मोसाद के एजेंट ईरान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर फैसिलिटी कोम में स्थित जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है फोर्दो, मोसाद के चीफ का कहना है कि वो फोर्दो के अंदर मोसाद के एजेंट कई बार घुस कर गए। वहां जाकर उन्होंने मुआयना किया कि क्या कुछ हो रहा है और फिर वो वापस आकर रिपोर्ट इजराइल को भेजी गई। ये इजराइल में मोसाद के चीफ रहे योसी कोहेन का दावा है। और मोसाद चीफ के इस दावे के बाद से पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है कि क्या इजरायली एजेंट ईरान में इस हद तक घुसे हैं कि ईरान का कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, और क्या अभी भी मोसाद के एजेंट ईरान में मौजूद हैं या फिर अब मोसाद के एजेंट ईरान से ख़त्म कर दिए गए हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इस बात को लेकर यकीन कर सकता है कि उसका हर व्यक्ति, खास करके जो टॉप व्यक्ति या संस्था मोसाद के एजेंट के नज़र में नहीं है। अगर मैं कहूं कि इसका पोस्टमार्टम करने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि अब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल के जो एक्शन हुए हैं उसका इतिहास क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पीछे में इजराइल शुरू से लगा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा इतिहास में ना जाकर अगर आपको कहूं तो सबसे जो सनसनीखेज अटैक इजराइल की तरफ से किया गया था ईरान में, वो किया गया था जब 2010 में मोसाद ने ईरान के एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटी जो नतांज में स्थित है वहाँ पर एक साइबर अटैक किया, जिसके तहत एक स्टक्सनेट नाम का वायरस नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के कंप्यूटर के अंदर पाया गया। और कहा जाता है कि उस वायरस की वजह से ईरान के उस न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के 1000 से अधिक जो सेंट्रीफ्यूज हैं वो प्रभावित हुए थे और नतांज का परमाणु कार्यक्रम बुरी तरह से उसे नुकसान पहुंचा था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 2010 के बाद 2010 से 12 के दरमियान इजरायली एजेंट की तरफ से ईरान के कई महत्वपूर्ण परमाणु वैज्ञानिकों, परमाणु इंजीनियरों की हत्या की गई। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो साल 2020 में ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम के आप फादर कहें या ग्रैंडफादर कहें, जो परमाणु कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, मोहसिन फ़खरीज़ादे, उससे इजराइल ने उसकी हत्या कर दी। और इस तरह कहा गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा। तो ऐसी स्थिति में कहने का मतलब यह है कि इजराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लगातार नुकसान पहुंचाया जाता है। बल्कि साल 2018 में तो एक बड़ा हैरत अंगेज काम हुआ। उसका नाम रखा गया था प्रोजेक्ट अहमद। और इजराइल के एजेंट तेहरान में स्थित जो न्यूक्लियर आर्काइव है वो वहाँ से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इजराइल ने चुरा लिए और फिर उसे पब्लिक कर दिया।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दरअसल पूरी दुनिया के सामने हमें ये सबूत लाना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो कैसे इजराइल के लिए या फिर बाकी मुल्कों के लिए और उनके शब्दों में दुनिया के लिए खतरनाक है। और इसीलिए उन्होंने ईरान के परमाणु फैसिलिटीज़ से, ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव से इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चुराए और उन डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक कर दिया। वो बेहद ही सनसनीखेज मामला रहा था। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए इजराइल की तरफ से, खास करके इजरायली एजेंसी मोसाद की तरफ से लगातार इस तरह के कार्यक्रम किए जाते रहे और समय समय पर किए गए इस तरह के एक्शन से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचा। वाजिब है, दुनिया के किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ अगर ऐसा हो तो उन्हें नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी देश के पास बहुत बड़ी संख्या में न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं। तो वैसी स्थिति में आप समझिए, जिस तरह से कि हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहा जाता था, ठीक उसी तरह ईरान में मोहसिन फ़खरीज़ादे को ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम का आप फादर कहें, ग्रैंडफादर कहें, उस रूप में उनमें माना जाता था। इजराइल ने उसकी हत्या कर दी। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि पिछले साल जून में जब 12 दिन की जंग हुई और 12-13 जून को जब पहली बार ईरान की पर इजराइल के फाइटर जेट्स ने करीब 50 के करीब फाइटर जेट ने हमले किए थे, उस वक्त भी कहा जाता है कि जो टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को इजरायली हमले में मारा गया था, उसमें 14 परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल थे। तो इस तरह से देखा जाए तो इजराइल की तरफ से लगातार ऐसे अटैक किए जाते हैं। अब मोसाद के चीफ का कहना यह था कि हमारे एजेंट ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है फोर्दो में, अच्छा फोर्दो की बात मैं आपको बता दूं तो वैसे तो ईरान के पास 20 से अधिक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, लेकिन उसमें से कुछ बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें एक फोर्दो है, दूसरा नतांज है, तीसरा इस्फहान है और चौथा तेहरान में है। एक और बुशहर कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो बुशहर के बारे में सारी जानकारी ईरान पूरी दुनिया को देता रहता है, लेकिन जो बाकी जगह है, मसलन कि जब मैं फोर्दो की आपको बात कर रहा हूं तो फोर्दो को लेकर कहा यह जाता है कि पहली बार ईरान ने फोर्दो, जो कि पहाड़ के अंदर एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है और वो तेहरान से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोम शहर के पास है, तो फोर्दो के बारे में ईरान ने IAEA को 2009 में जानकारी दी थी और 2011 में जो है सो ये ऑपरेशन में आया था। तो मोसाद चीफ का कहना यह है कि हम उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जो पहाड़ के नीचे है, कोम शहर में, जो ईरान का आप कह सकते हैं रिलीजियस कैपिटल आप कहें, तो कोम शहर के पास ये फोर्दो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उस न्यूक्लियर फैसिलिटी में, उस अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ में मोसाद के एजेंट बार बार गए और पूरी तरह से उन्होंने मुआयना किया, सारी जानकारी लेकर रखे और फिर उसके बाद पिछले साल जून में जब कई जगह पर अटैक हुए तो उसमें से फोर्दो पर भी अटैक हुआ, लेकिन उस पर सबसे बड़ा अटैक हुआ जब 22-23 जून 2025 यानी पिछले साल 22 जून को जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया और फिर B-2 बॉम्बर्स के जरिए बमबारी की गई थी। तो उस वक्त जब तीनों न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किए गए तो उसमें फोर्दो को काफ़ी नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी। हालांकि अब तो ये कहा ही जा रहा है कि ईरान के पास जो संवर्धित यूरेनियम है 400 किलोग्राम से अधिक, वो सुरक्षित है। तो यानी कि उस समय जो भी अटैक किया गया हो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना भी नुकसान हुआ हो, लेकिन यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम जो है वो सुरक्षित है और उसे अभी बहुत गुप्त तरीके से रखा गया है। जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस है उनका कहना यह है कि एक और पहाड़ के नीचे पिकेक्स माउंटेन के भीतर अंडरग्राउंड जगह पर ईरान ने ये रखा है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। अब सवाल यह आता है कि ईरान और इजराइल के बीच इस तरह की जो लुका छिपी है वो कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन ईरान के भीतर मोसाद का कितना पेनिट्रेशन है, ऐसा नहीं है कि ये केवल इजराइल के दावे भर हैं, बल्कि ईरान भी कई बार इस बात को कबूल करता है। मुझे याद है कि ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद साहब ने एक इंटरव्यू के दरमियान एक वाकया बताया था और बहुत दिलचस्प वाकया है। प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद ने ये कहा कि एक बार ये पता करने के लिए कि ईरान में कितने मोसाद के एजेंट हैं, एक स्पेशल टीम बनाई गई थी
और उस टीम में प्रेसिडेंट ने कुछ खास टॉप के लोगों को रखा था, जिसको ये पता करना था कि ईरान की सरकार में, ईरान के भीतर, चाहे मिलिट्री में या न्यूक्लियर प्रोग्राम में, मोसाद के कितने कितने एजेंट हैं, कौन लोग हैं जो कि इजराइल को जानकारी देते हैं, उसका पता करना था। और जानते हैं पता क्या चला? पता ये चला कि ईरान के राष्ट्रपति ने जो स्पेशल टीम बनाई थी, उस एसआईटी का जो हेड था वही मोसाद का एजेंट निकला। और ये बात किसी और ने नहीं, ईरान के राष्ट्रपति अहमदीनेजाद साहब ने भी कही थी। आज मैं बात कर रहा हूं इजराइल के एक ऐसे जंग की जो शुरू होने वाला है और वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप देख ही रहे थे कि ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही थी, लेकिन इस बीच इजराइल ने एक और नए मोर्चे पर जंग का ऐलान कर दिया है। और जानते हैं, इस जंग में हथियार, मिसाइल या फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक टेंडर है, एक ऐसा टेंडर जिसकी वजह से इजराइल की बाकी दुनिया के साथ एक अलग किस्म की जंग शुरू हो सकती है। तो अब मैं इस पहेलियों को बुझाने के बजाय इसके सीधे सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। मुद्दा यह है कि इजराइल ने जेरूसलम के खास इलाके में, जो कि विवादित है और जिसे फिलिस्तीन के कब्जे का इलाका माना जाता रहा है, उस इलाके में अपना एक टेंडर निकाला है। और उस टेंडर के तहत इजराइल वहां पर करीब 1200 से अधिक घर बनाना चाहता है। और इसके लिए जैसे ही इजराइल की सरकार ने, प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार ने जैसे ही टेंडर निकाला, पूरी दुनिया में, संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय देश ने, सब ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इजराइल की सरकार से कहा है कि आप ऐसा मत करो, अगर आपने ऐसा किया तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बल्कि यूरोपीय देशों ने यहाँ तक चेतावनी दी कि इस फैसले को लागू करने में इजराइल में जो जो शामिल होगा उन सब पर हम कड़े प्रतिबंध तक लगा सकते हैं और आगे इजराइल के लिए ये इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि अगर इजराइल ने 1200 घर किसी ज़मीन पर बनाने का फैसला किया है तो इससे दुनिया में कैसे एक नई जंग शुरू हो सकती है। तो आप तो जानते ही हैं कि ज़मीन एक बड़ा कारण होता है किसी भी लड़ाई का। महाभारत में भी ज़मीन एक बड़ा मुद्दा रहा था और घर घर की लड़ाई में ज़मीन एक खास भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ पर जो मामला पेचीदा है कि इजराइल और फिलिस्तीन का मामला क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो जेरूसलम के एक बड़े इलाके पर इजराइल का अपना कंट्रोल है, वहीं दूसरी तरफ ठीक उसके बगल में जो बहुत से इलाके ऐसे हैं जो फिलिस्तीनी लोगों के कब्जे में हैं। 2004-05 में ओस्लो एग्रीमेंट के तहत जो समझौता हुआ है, उसमें उन इलाकों को 3 हिस्से में बांटा गया है, A, B, C। ए वो इलाका है जहां पर फिलिस्तीन के लोगों का पूरा कंट्रोल है, मतलब ज़मीन भी उसकी होगी, सिक्योरिटी भी उसकी होगी। बी वो इलाका है जहां पर ज़मीन तो फिलिस्तीनी लोगों की होगी, लेकिन सिक्योरिटी का काम जो है वो इजरायली सैनिक करेंगे। और सी वो इलाका है जहां पर कि इजरायली लोग उस ज़मीन को, जो विवादित ज़मीन है, उसे अपना बताते हैं, तो ज़मीन भी उनकी होगी और सिक्योरिटी भी उनकी होगी। ये मोटे तौर पर अभी एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। अब इजराइल की सरकार ने एक टेंडर निकाला है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस टेंडर की जो तारीख है वो 19 अक्टूबर तक आखिरी दिन दिया गया है। मतलब जब इजराइल में जो अगला चुनाव होना है वो अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होने की बात कही जा रही है। तो मतलब जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू और बाकी लोग इजराइल में चुनाव करने जाएंगे, उससे ठीक एक हफ्ते पहले ये टेंडर की मियाद ख़त्म हो रही है। यानी कि तब तक ये मामला एक्शन में कम, लेकिन पॉलिटिकली बहस में ज़्यादा दिखाई देगा। तो होता यह है कि जेरूसलम वो जगह है जो कि दुनिया भर में एक पवित्र सिटी में गिना जाता है। जैसे हमारे लिए वाराणसी है या काशी मथुरा है, उसी तरीके से मान लीजिए जैसे मक्का मदीना इस्लाम धर्म के लिए बहुत पुण्य की जगह है, उसी तरह से जेरूसलम को दुनिया में होली सिटी के तौर पर माना जाता है। और संयोग की बात देखिए कि जेरूसलम में यहूदियों का सबसे पवित्र धर्मस्थल पश्चिमी दीवार, वेस्टर्न वॉल भी है। ईसाइयों के लिए वो जगह कितनी खास है, आप ये समझिए कि जेरूसलम के एक इलाके बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो प्रभु ईसा मसीह का वो जन्मस्थान है। उसके बाद जेरूसलम में जो अलक्सा मस्जिद वाला जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में ही वो जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि ईसा मसीह को वहाँ पर सूली पर चढ़ाया गया था और फिर उनको दफनाया गया था जब
बाद में वो पुनर्जीवित हो गए थे। तो ईसाइयों के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक तौर पर संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगह है, और इस्लाम के लिए तो है ही, क्योंकि वहाँ पर अल-अक़सा मस्जिद है। अब अल-अक़सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद आप कह सकते हैं। संयोग की बात है कि मुझे जेरूसलम बार बार जाने का मौका मिला, और इन सभी धर्म स्थलों पर जाने का, वहाँ पर लोगों के कामकाज या फिर लोगों के पूजा पद्धति को देखने समझने का मौका मिला। अगर मान भी लें आप, तो दिक्कत ये आती है कि अगर आप उस पूरे टेरिटरी को नक्शे पर देखें तो सबसे ऊपर में आपको रामल्ला दिखाई देगा, उसके बाद नेबुलस है, फिर आप जब नीचे में आप आते हैं तो आपको ईस्ट जेरूसलम का हिस्सा दिखाई देगा। उसके बाद जब आप फिर नीचे आते हैं तो सबसे लास्ट में दक्षिण में जो है वो हेब्रोन का इलाका आपको दिखाई देता है, और फिर बेथलेहम का इलाका दिखाई देता है। तो ऊपर में रामल्ला और नीचे में बेथलेहम, और इसके बीच की जो टेरिटरी है उसकी टेरिटरी में कहीं पर इज़राइल, कहीं पर फ़िलिस्तीनी इलाका है, खास करके ईस्ट जेरूसलम का जो इलाका है वहाँ पर। तो अब अगर उसके बीच में एक कॉरिडोर पर अगर इज़राइल ने अपने घर बना लिए तो होगा ये कि उत्तर का इलाका और दक्षिण का जो इलाका फ़िलिस्तीनी इलाका है उसके बीच में कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एक जो पहाड़ी है वो पहाड़ी बहुत ही डीप है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर रोड बनाना या एक इलाके को दूसरे इलाके से कनेक्ट होने में दिक्कत आएगी। और हेब्रोन में भी यहूदियों का एक धर्मस्थल है, वो मानते हैं कि वहाँ पर उनके पूर्वजों के कब्र है, वहाँ पर उनके पूर्वज निवास करते हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं यहूदियों के लिए, पश्चिमी दीवार और हेब्रोन। वहीं दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए वो उनके ज़मीन का मसला है, उनके अस्तित्व का मसला है। तो वैसी स्थिति में रामल्ला और नेबुलस, जेनीन, तुलकरम, ईस्ट जेरूसलम के कुछ इलाके, और फिर नीचे में आप हेब्रोन और बेथलेहम का इलाका देखें तो ये सब फ़िलिस्तीनी इलाका है, जिसको लेकर आमतौर पर बाकी दुनिया ये मानती है कि अगर इजराइल के साथ राजनीतिक समाधान निकला तो बातचीत के जरिए फ़िलिस्तीन नाम के देश को बनाया जा सकेगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक के इस इलाके में जो है सो उसमें अपनी एक नई सेटलमेंट बनाने का फैसला किया है, और ये सेटलमेंट दरअसल संयुक्त राष्ट्र को और यूरोपीय देशों को मंजूर नहीं है। और ज़्यादातर यूरोपीय देश ने, फिर चाहे उसमें ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, इन सब ने एक संयुक्त बयान जारी करके इजराइल को आगाह किया है कि इजराइल ऐसा ना करे। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि ये मसला अब राजनीति का भी है, और दूसरी बात यह है कि चूँकि अभी चुनाव होने हैं, इजराइल में चुनाव है, तो वैसी स्थिति में इस तरह के मसले अभी उठेंगे, अभी कुछ और तनाव होगा। लेकिन मुझे इसमें जो सबसे बड़ी चिंता लगती है वो ये कि अभी तक जो लड़ाई आपने गज़ा में देखी थी, अभी तक जो लड़ाई आपको लेबनान में या फिर सीरिया में या ईरान में दिखाई दे रही थी, उस लड़ाई का एक बड़ा रूप जो है आपको अब वेस्ट बैंक में दिखाई देगा, क्योंकि वेस्ट बैंक में इस सेटलमेंट के पक्ष में और खिलाफ में दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष बढ़ेगा। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स और फ़िलिस्तीनी लोगों के बीच में संघर्ष बढ़ने का परिणाम होगा कि बहुत से बेगुनाह लोग इसमें मारे जा सकते हैं। तो ये सब कवायद शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी जंग है जो इजराइल ने शुरू की है, इसके बावजूद कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके खिलाफ है। लेकिन चूंकि इजराइल आगे बढ़ने को तैयार है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि टेंडर से शुरू हुई ये कार्रवाई दरअसल एक नई जंग को आगे बढ़ा सकती है, और उसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।